सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 12 का बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा चैप्टर। तो आज से हम लोग अपना बायो स्टार्ट कर रहे हैं विद द लेक्चर माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर। और भी चैप्टर्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा। और हाँ, ना सिर्फ इस चैप्टर को हम लोग बस आज पढ़ने वाले हैं, ना ना ना, बिल्कुल ना। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी और अच्छे से पूरा इस चैप्टर को हम लोग याद करके भी जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपको रिवीजन करना रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, माइक्रोब्स का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? भाई साहब, माइक्रोब्स का नाम सुनते हैं हम लोगों के दिमाग में तुरंत आता है कि मतलब ये वो हैं जो बीमारियाँ कॉज करते हैं, या फिर भाई साहब ये वो हैं जो हमको नुकसान पहुँचाते हैं। पर क्या सिर्फ ये हमको नुकसान पहुँचाते हैं? नहीं भाई साहब, इनका फ़ायदा भी है, हमको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं ये लोग। कैसे? बस उसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो इनका अलग अलग जगह इस्तेमाल है। आपको बस इस चैप्टर में यही चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पे दिया हुआ है। बस 5 चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। 5 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट, माइक्रोस इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। भाई देखेंगे हम कैसे माइक्रोस का इस्तेमाल किया जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में। दूसरा, माइक्रोस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखेंगे हम कैसे माइक्रोब्स का जो माइक्रोब्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में। फिर तीसरा हम लोग क्या देखेंगे कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके कैसे हम सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे। चौथा, हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। पाँचवां क्या हम देखेंगे इस चैप्टर में, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट किया जाता है। तो क्या क्या पढ़ना है? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। दूसरा, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तीसरा, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। चौथा, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। पाँचवां, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो चलिए चालू करते हैं पहला पार्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो भैया दही बनाने में इस्तेमाल होता है इनका। कौन सा बैक्टीरिया दही बनाता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। आपको पता ही होगा, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? दही बनाता है। अब दही के बारे में कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको इस चैप्टर में दी हुई हैं, कि जो दही होता है हमारा रिच इन विटामिन B12 होता है। दही क्या होता है? विटामिन B12 में रिच होता है। दूसरा, एंटी कैंसर होता है, एंटी एजिंग होता है। भाई साहब, चौथा, जो दही है उसका इस्तेमाल हम लोग कई सारे बीमारियों को ठीक करने में कर सकते हैं। कई सारे बीमारियों में क्या कर सकते हैं हम? दही का इस्तेमाल ठीक करने में कर सकते हैं। दही खा के हम लोग क्या कर सकते हैं? कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कई सारी बीमारियों को क्या कर सकते हैं हम लोग? असर कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो भाई दही के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है कि दही जो है विटामिन B12 में रिच होता है, एंटी कैंसरस होता है, एंटी एजिंग होता है, और कई सारी बीमारियों को ठीक करने में क्या होता है? इसका इस्तेमाल होता है। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको याद हो गई होंगी। दही क्या होता है? विटामिन B12 में रिच होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी एजिंग होता है, और कई सारी बीमारियों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब, दूसरा चीज़ 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 तो आप सबको पता ही होगा। व्हाट इज चीज़? चीज़ इज पार्सली डाइजेस्टेड मिल्क, प्रोटीन एंड फैट। तो एक चीज़ और आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, याद रखिएगा, चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। भाई ऐसा नहीं है कि चीज़ अभी हम लोग जल्दी से चीज़ डिस्कवर किए हैं, अभी जल्दी रिसेंटली ना, बहुत पहले इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। चीज़ जो है, इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखिएगा। तीसरा भाई साहब, कई तरीके की चीज़ होते हैं। चीज़ को हम कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। और ये चीज़ का टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट किस बात पे डिपेंड करता है? इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रोब्स का यूज करके हम इसको चीज़ को बना रहे हैं। तो कई तरीके के चीज़ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। और टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट किस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है चीज़ को बनाने में। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा है स्विस चीज़। जो स्विस चीज़ होता है, स्विस चीज़ हम बनाते हैं किसकी मदद से? प्रोपिनोबैक्टीरियम सरमानी। तो प्रोपिनोबैक्टीरियम सरमानी क्या करता है? स्विस चीज़ बनाता है। स्विस चीज़ कैसे बनता है? जो प्रोपिनोबैक्टीरियम सरमानी है ये CO2 प्रोड्यूस करता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्विच चीज़ में लार्ज साइज के होल्स देखने को मिलते हैं। तो ये स्विच चीज़ किस तरीके का चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, स्विच चीज़ में लार्ज साइज के होल्स देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? काहे कि भैया जो अपना क्या है, प्रोपिनोबैक्टीरियम सरमानी है, लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और प्रोपिनोबैक्टीरियम सरमानी क्या करता है, स्विच चीज़ बनाता है अपना। इतना तो आपको याद हो गया होगा। चलिए फिर दूसरे पार्ट पे हम लोग मतलब सॉरी, और दूसरे तरीके का चीज़ हम लोग देख लेते हैं। एक तरीके का और चीज़ होता है आपका रॉकीफोर्ड चीज़। याद रखिएगा, रॉकीफोर्ड चीज़ जो होता है, इसको राइपन किया जाता है बाय स्पेशल फंगाई पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी क्या करता है, रॉकीफोर्ड चीज़ बनाता है। तो यहाँ पे रॉकीफोर्टी से रॉकीफोर्ड चीज़, ये तो आपको नाम से याद हो गया होगा। रॉकीफोर्ड चीज़ कौन बनाता है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। और ये जो पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी है, क्या है, एक फंगाई है। तो रॉकीफोर्ड चीज़ किससे बनाते हैं हम लोग, एक फंगस से बनाते हैं, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई। और पीछे क्या था, पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था स्विस चीज़ किससे बनाते थे हम लोग, प्रोपिनोबैक्टीरियम सरमानी, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ध्यान रखिएगा, स्विस चीज़ एक बैक्टीरिया की मदद से हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो रॉकीफोर्ड चीज़ होता है, ये एक फंगस की मदद से हम लोग बनाते हैं, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी से बनाते हैं। तीसरा भाई साहब, ब्रेड बनाते हैं हम लोग माइक्रोब्स की मदद से। कौन सा माइक्रोब्स भाई, ईस्ट क्या अपना एक फंगस होता है, जिसको सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस भी बोलते हैं। इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। बेकर्स ईस्ट क्यों, क्योंकि बेकरी वगैरह में भी इसका यूज होता है। दूसरा ब्रीवर्स ईस्ट क्यों, ब्रीवर्स ईस्ट इसलिए क्योंकि इसका जो है अल्कोहल वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कुछ बातें दी हुई हैं। ये सैक्रोमाइसिस सर्विसेज क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अल्कोहल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्या, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकरी वगैरह में, बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। चौथा भैया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट इडली डोसा। चौथा हाउस होल्ड प्रोडक्ट कौन सा, इडली डोसा। तो इडली डोसा जो है, इसको भी हम लोग बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, इडली डोसा इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। पाँचवां, फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू सीड। तो जो फर्मेंटेड फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, बैम्बू सूट हो गया, फिश, सोयाबीन, बैम्बू सूट, इसको क्या करते हैं हम माइक्रोस की मदद से फर्मेंट करते हैं। और ये फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन और बैम्बू सूट क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग फूड बनाने में यूज करते हैं। तो फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू सूट यूज टू मेक फूड। छठवां हाउस होल्ड प्रोडक्ट भैया, टाड़ी। टाड़ी आप लोगों ने सुना ही होगा, एक तरीके से भाई साहब नशे वाली चीज़ है। तो टाड़ी जो है, इट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये क्या अपना एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया का, ठीक है। आ, इसको कैसे बनता, कैसे है ताड़ी, बाय फर्मेंटिंग सैफ ऑफ पाम का जो सैप होता है, उसको फर्मेंट करके हम लोग क्या करते हैं, ताड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का माइक्रोसिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आते हैं अपने दूसरे पार्ट में, माइक्रोसिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कैसे माइक्रोब्स का हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आइए देखते हैं माइक्रोसिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम लोगों को देखने हैं, बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, केमिकल इंजाइम। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंडस्ट्रियल, देखिए इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं हम लोग, लार्ज अमाउंट में चीज़ों को बनाते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह को बनाते हैं। तो लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लार्ज वेसल्स का यूज करते हैं। वैसी लार्ज वेसल्स को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। तो क्या करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में, फर्मेंटर्स का यूज करते हैं प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए। फर्मेंटेड बेवरेजेस, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में पहला हम लोग क्या देखते हैं, फर्मेंटेड बेवरेज। बेवरेज क्या होता है, बेवरेज बोलते हैं पेय पदार्थ को। पेय पदार्थ क्या होता है, मतलब जैसे चाय हो गया, जैसे कॉफ़ी हो गया आप लोगों का, और जैसे अल्कोहल हो गया। तो फर्मेंटेड बेवरेज की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। कुछ नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक होते हैं, कुछ डिस्टिल्ड ड्रिंक होते हैं। नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक कौन से होते हैं, वाइन और बियर। और डिस्टिल फर्मेंटेड ड्रिंक कौन से होते हैं, विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका। आप लोगों को तो पता ही होगा, नशा तो करते ही होगे।
हाँ, नहीं नहीं, हम तो बिना नशे के ही नशे में रहते हैं। तो नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक याद रखिएगा कौन सा है आपसे को, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक कौन सा है आप लोगों का? बियर एंड वाइन। तो वाइन और बियर क्या है? नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक है। डिस्टिल्ड ड्रिंक कौन सा है? विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि विस्की राइस से बनाते हैं, रम मोलासेस, ब्रांडी मिक्स, इन सब के मिक्सचर से, वोडका पोटैटो। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसको छोड़, इसको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ईस्ट जो होता है क्या करता है? ईस्ट जो नेचुरली 30% कंसनट्रेटेड अल्कोहल बनाता है ईस्ट नेचुरली। बाद में क्या करते हैं हम लोग, उसका डिस्टिलेशन वगैरह करके जो है, डिस्टिलेशन वगैरह करके हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह में और कंसनट्रेटेड जो है अल्कोहल वगैरह बना सकते हैं। लेकिन नेचुरली जो है, नेचुरली हम ईस्ट से 30% कंसनट्रेटेड अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं। तो नेचुरली जैसे नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक हो गया बियर और वाइन, तो इसमें ईस्ट ही वगैरह से मान लीजिए हम इसको फर्मेंट करेंगे तो नेचुरली इसमें 30% अल्कोहल ही होगा। और डिस्टिल ड्रिंक जैसे विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका हो गया, इनमें 30% से भी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा अल्कोहल का। ईस्ट जो होता है मेल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस क्या करता है, उसका यूज करता है टू प्रोड्यूस इथनॉल। इसको क्या करेगा, मेल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इथनॉल प्रोड्यूस करेगा। तो और ईस्ट का क्या होता है, ईस्ट को क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेज का को बनाने में यूज करते हैं ईस्ट का इस्तेमाल। और एक चीज़, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको याद रखिएगा, जो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेस विथ या फिर विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल आर ऑब्टेन्ड। तो अल्कोहल जो कई तरीके के अल्कोहल्स हम लोग देखते हैं, वो किस बेसिस पे, कि मतलब कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और कौन सा प्रोसेस हो रहा यूज हो रहा है उसको बनाने में, विथ या फिर विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज हो रहा है उसको बनाने में, उसके बेसिस पे अल्कोहल कई तरीके के होते हैं। चौथा आते हैं भैया अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे, एंटीबायोटिक्स। एनसीईआरटी में एक चीज़ दी हुई है, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, बायोटिक मतलब क्या, बायो मतलब बायो रिलेटेड टू लाइफ। तो अगेंस्ट लाइफ होते हैं ये किसके लिए, दे आर अगेंस्ट लाइफ फॉर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है भैया, ये उनके ज़िंदगी के लिए क्या हैं, उनके ज़िंदगी के अगेंस्ट हैं। मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको क्या करते हैं लोग, मार देते हैं, पर हमारा तो फ़ायदा ही करते हैं भाई साहब। अरे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खा लेंगे। एंटीबायोटिक खा लेंगे तो क्या होगा, जो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो बैक्टीरिया के लिए तो ये अगेंस्ट लाइफ है, पर फॉर इन डिफरेंस टू ह्यूमन दे आर प्रो लाइफ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन दे आर प्रो लाइफ, दे आर प्रो लाइफ। तो भाई साहब हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल ही हैं। हाँ, ये अगर उनकी बात करें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो दे आर अगेंस्ट देयर लाइफ। और जो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई थी ये बाई चांस हुई थी। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं हम लोगों को पता ही है, बैक्टीरिया वगैरह को मारते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह अगर होते हैं आपको तो एंटीबायोटिक दी जाती है। और जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी ये बाई चांस हुई थी। कैसे हुई थी बाई चांस, आइए देखते हैं। भैया अपने प्यारे से साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो स्टेप्लेकोकाई नाम के बैक्टीरिया पे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या देखा कि इनका एक कल्चर पेड़ पड़ा हुआ था जो कई दिनों से धुला हुआ नहीं था, उस पे पेनिसिलम नोटेटम नाम का एक फंगाई ग्रो कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टेप्लोकोकाई नाम का बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। जहाँ जहाँ पे ये पेनिसिलम नोटेटम नाम का फंगस था वहाँ पे स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था, इन्होंने दिमाग दौड़ाया, फिर उन्होंने पाया कि कुछ केमिकल सीक्रेट कर रहा है पेनिसिलम नोटेटम नाम का ये फंगस, जिसकी वजह से स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं ग्रो कर पा रहा था। तो और उसी केमिकल को बाद में इन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर डाली। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, हमारे प्यारे साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। तो इन्होंने
कुछ इस तरीके से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी। आइए क्या आगे देखते हैं। अब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी ये कर तो दिए, लेकिन क्या सही तरीके से एंटीबायोटिक ये बना पाए थे एकदम इफ़ेक्टिव तरीके का? नहीं। बाद में 2 साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी। इन्होंने फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक का डेवलप किया। 1945 में क्या हुआ? 1945 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ से। और ये जो एंटीबायोटिक इन्होंने बनाया भाई साहब, ये अमेरिकन सोल्जर्स के लिए वरदान की तरह हो गया। इसका बहुत ही एक्सटेंसिवली इसका यूज़ हुआ। जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वर्ल्ड वार 2 में जो लड़ रहे थे, उनको ट्रीट करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। और एंटीबायोटिक क्या करता है? हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी क्षमता को बढ़ाता है टू ट्रीट डेडली डिजीज लाइक प्लेग हो गया, वुपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। इनका नाम याद रखिएगा। वुपिंग कफ को हम काली खांसी भी बोलते हैं। डिप्थीरिया को गाल घोटू भी बोलते हैं। घोटू होगा यहाँ पे, घोटना नहीं भाई गाल घोटू। लेप्रोसी को हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। अब एंटीबायोटिक मतलब कुछ भी होता है भाई साहब, तो हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, मतलब इतनी सारी बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, अक्सर करके हमको हो जाती हैं, तो क्या करते हैं हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। और एंटीबायोटिक पे हम इतना निर्भर हो गए, इतना डिपेंडेंट हो गए ना, कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि बिना एंटीबायोटिक के वर्ल्ड कैसा होगा। तो टुडे वी कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक, इतना हम इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। फिर दूसरा भैया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे आते हैं, अपना केमिकल्स पे आते हैं। देखते हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं हमारे, और कौन कौन से बैक्टीरिया या फिर फंगस की के मदद से हम इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा केमिकल्स में आता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड हम बनाते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम के बैक्टीरिया की मदद से। ब्यूटारिक एसिड कौन बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम नाम का ये बैक्टीरिया बनाता है ब्यूटारिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? सिट्रिक एसिड एक फंगस बनाता है, याद रखिएगा। सिट्रिक एसिड एक फंगस बनाता है एस्परजिलस नाइगर नाम का। लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी बैक्टीरिया बना रही हैं? एस्टिक एसिड हो गया, ये भी एक बैक्टीरिया बना रहा है। ब्यूटारिक एसिड भी एक बैक्टीरिया बना रहा है। लैक्टिक एसिड भी एक बैक्टीरिया बना रहा है। लेकिन जो आपका सिट्रिक एसिड है, ये एक फंगस बना रहा है, याद रखिएगा। एस्परजिलस नाइगर नाम का ये फंगस आपका सिट्रिक एसिड बनाता है। एस्टिक एसिड कौन बनाता है? ध्यान से, एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटो एसिटाई सब एस्टिक, सब नाम से याद हो जा रहा है। एस्टिक एसिड कौन बना रहा है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटारिक एसिड कौन बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। ब्यूटालिकम से याद रखिएगा ब्यूटारिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है। लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इतना हो गया हमारा। फिर हम बात करते हैं कुछ एंजाइम्स वगैरह की। जैसे लाइपेज हो गया। लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं हम डिटर्जेंट बनाने में, ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में। तो लाइपेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? पहला, डिटर्जेंट बनाने में, ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं लाइपेज का? डिटर्जेंट बनाने में। दूसरा, ऑयली स्टेन को रिमूव करने में। फिर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो जूस वगैरह हम लोग घर पे बनाते हैं मिक्सर वगैरह में, तो वो जूस में कुछ रेसे वगैरह रहते हैं, कुछ फाइबर्स वगैरह रहते हैं। उतना जूस उतना क्लियरिफाई नहीं रहता, कुछ रेसे वगैरह जैसे उसमें चीज़ें रहती हैं, जैसे फाइबर्स वगैरह रहते हैं। लेकिन हम जो मार्केट से जो जूस लाते हैं, बॉटल जूस जो हम लोग लाते हैं, उसमें क्या होता है कि मतलब वो बहुत ही क्लियर होता है, एकदम साफ़ होता है। अब ऐसा कैसे होता है? उसमें हम क्या करते हैं? पैक्टिनेज नाम का एंजाइम डालते हैं। अब ये भैया पैक्टिनेज नाम का एंजाइम क्या करता है? वो जो फाइबर्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बॉटल जूस है जो कि हम मार्केट से लाते हैं, वो क्या होता है? क्लियरिफाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मेड इन होम जूस। और फिर दूसरा हम आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? इसको एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस नाम से याद हो गया होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस नाम का ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब भाई साहब, हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स वगैरह जम जाते हैं, खून के थक्के वगैरह जब जम जाते हैं हम, तो क्या करते हैं हम? इसका इस्तेमाल करते हैं उसको रिमूव करने में। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट्स वगैरह जम जाते हैं, अगर नहीं हटाएंगे भाई साहब, तो कई चीज़ें हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो ऐसा क्लॉट बस्टर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल करते हैं हम क्लॉट्स वगैरह रिमूव करने के लिए। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक?
अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? फर्मेंटेड बेवरेज पढ़ लिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? पहला फर्मेंटेड बेवरेज वगैरह पढ़ लिया हम लोगों ने, एंटीबायोटिक पढ़ ली, फिर भैया कुछ केमिकल्स पढ़ लिए हमने, फिर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स देख लें, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, और भी कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आपको, आइए देखते हैं कौन कौन से। आपका हो गया साइक्लोस्पोरिन ए, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हम सही कर देते हैं। हम यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए होगा। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है, सॉरी, साइक्लोस्पोरिन ए है, कौन प्रोड्यूस करता है इसको? साइक्लोस्पोरिन ए जो है, इसको आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का क्या करता है? एक फंगस इसको प्रोड्यूस करता है, साइक्लोस्पोरिन ए नाम का ये केमिकल। आई होप इस आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। साइक्लोस्पोरिन ए कौन प्रोड्यूस करता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का फंगस इसको प्रोड्यूस करता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसको ऐसा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट यूज़ किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब हम लोग करते हैं तो चांसेस रहता है भाई कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे, तो इसीलिए क्या करते हैं हम इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है हमारा एक तरीके का इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट यूज़ करते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का फंगस बनाता है। दूसरा, साइक्लोस्पोरिन को क्या करते हैं हम लोग, कैसे यूज़ करते हैं? ऐसा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा भाई साहब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टैटिन। स्टैटिन कौन प्रोड्यूस करता है? मोनास्कस परप्यूरस। तो मोनास्कस परप्यूरस प्रोड्यूस करता है अपना स्टैटिन। स्टैटिन कौन बनाता है? मोनास्कस परप्यूरस। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है? आप लोगों ने एक चीज़, मतलब आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई आपके घर पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मरीज़ होगा, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो जो दवाइयाँ वो खाते हैं, आप उस पे देखिएगा स्टैटिन नाम का जो ये केमिकल है, ये स्टैटिन नाम का केमिकल, उसमें ऐसा मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, उसमें दवाइयों में कोलेस्ट्रॉल जो कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, उसमें स्टैटिन ऐसा मेजर कंपोनेंट प्रोड्यूस मतलब होगा। दूसरा हम आते हैं स्टैटिन पे। स्टैटिन कौन प्रोड्यूस करता है? मोनास्कस परप्यूरस नाम का एक ईस्ट प्रोड्यूस करता है स्टैटिन। स्टैटिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दूसरी बात, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसको यूज़ करते हैं ऐसा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या करते हैं? स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्टैटिन काम कैसे करता है? तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं? ये स्टैटिन्स उन्हीं एंजाइम्स को क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। तो ना रहेगा एंजाइम, ना बनेगा कोलेस्ट्रॉल। तो जो एंजाइम्स क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उन्हीं को ये क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। अब भाई साहब हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, 2 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? आइए देखते हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या क्या था? पहले नंबर तो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या था? माइक्रोसिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा माइक्रोसिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने वाले हैं माइक्रोसिन सीवेज ट्रीटमेंट, ये तीसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ये सब बाकी जो तीसरा चौथा पाँचवां पार्ट है, ये सब छोटे छोटे हैं। ये जो मेजर पार्ट था हमारा माइक्रोसिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोसिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये हमारा हो चुका है। तो हम लोगों ने अभी तक ये सब चीज़ें देख ली, ये सब चीज़ें हमारी क्या हुई? हो गई। आइए आते हैं अपने तीसरे पार्ट में, माइक्रोसिन सीवेज ट्रीटमेंट। तो तीसरा हम आते हैं माइक्रोसिन सीवेज ट्रीटमेंट। तो जो हमारा नाली वगैरह का पानी है, जो म्यूनसिपल वाटर है, उसको हम कैसे साफ़ करते हैं, उसको कैसे पीने लायक बनाते हैं? तो कुछ हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कुछ टर्शियरी ट्रीटमेंट होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा होता है? फिजिकल होता है, क्यों होता है अभी आपको पता चलेगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है। टर्शियरी ट्रीटमेंट कैसा होता है? केमिकल होता है, इसमें केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, हम पानी को साफ़ करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के 2 स्टेप्स हैं, याद रखिएगा। एक एक करके हम सब देखने वाले हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट करके हम लोग पानी को साफ़ करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग सब बहुत आसान है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन। 2 स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, कौन-कौन सा? पहला सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग? पहले बड़ा जाला लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटे जाले लेंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे-ऐसे क्या करेंगे? जालों से हम लोग पानी पास करवाते रहेंगे। बड़े जाले में क्या होगा? जो बड़े-बड़े कंकड़ पत्थर रहेंगे वो फँस जाएँगे। उसके बाद छोटो जालों में क्या होगा? उससे छोटे जो कंकड़ पत्थर रहेंगे वो फँस जाएँगे और पानी आगे चला जाएगा हमारा। फिर और मतलब ऐसे-ऐसे क्या करते हैं हम लोग? बड़े जालों से लेके छोटे जालों तक पानी को पास कराते रहते हैं। अब क्या हुआ? हम लोगों ने सीक्वेंशियल फ़िल्ट्रेशन तो कर दिया, पानी का फ़िल्ट्रेशन तो कर दिया जालों से पास करवाते-करवाते। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं।
सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे हम लोग, सेडिमेंटेशन में जो पानी जालों से पास हो गया उसको क्या करेंगे, एक सेडिमेंटेशन टैंक में उसको इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको कुछ देर तक छोड़ देंगे। अब कुछ देर बाद क्या होगा, जो मिट्टी वगैरह है वो क्या होगा, नीचे जम जाएगा, और जो ऊपर है, ऊपर साफ़ पानी हमारा चला जाएगा। तो साफ़ पानी ऊपर हो जाएगा और जो मिट्टी वगैरह है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह है, वो थोड़ा नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो नीचे यहाँ पे जम जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ऊपर जो हमारा लिक्विड पार्ट बचता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है, तो जो लिक्विड पार्ट उसको प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं, और जो हमारा नीचे जमा हुआ पार्ट है, मिट्टी वगैरह जिसमें होते हैं, जिसमें सॉइल वगैरह जिसमें हमारे होते हैं, जो जिस पार्ट में, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, तो जो हमारा एफ्लुएंट है, वो एफ्लुएंट में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल में रीच होता है हमारा जो एफ्लुएंट है, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको आगे फिर ट्रीटमेंट में भेजते हैं। तो भैया जो प्राइमरी स्लज है उसको तो निकाल देंगे हम लोग, बाकी जो ये हमारा जो इफ्लुएंट है, जो लिक्विड पार्ट है, उसको आगे क्या करेंगे, आगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भेज देंगे हम उसको। तो आगे इस प्राइमरी इफ्लुएंट को क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी इफ्लुएंट को डालते हैं भैया एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में क्या होता है, अब ये ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा होगा, बायोलॉजिकल होगा हमारा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिए, जो प्राइमरी एफ्लुएंट था हमारा, उसको उठाते हैं, उसको डालते हैं एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में जो हमारा पानी है उसको क्या करेंगे, डाल देंगे लिक्विड वाला पार्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एरेशन टैंक में क्या होता है, पहले नंबर तो कुछ पंखे वगैरह लगे होते हैं ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए अच्छे से। ठीक है, अब ऑक्सीजन को मिक्स करना क्यों है, अभी पता चलेगा आपको। इसमें नाम क्या भैया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल एजेंट जैसे एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं हम, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वाटर में, उसको साफ़ करने के लिए। तो एरोबिक बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, क्या करेंगे, जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तोड़ के क्या करेंगे, उसको साफ़ करेंगे। तो एरेशन टैंक में हम किसको डालते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और प्लस फंगाई को डालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनोकुलम। इनोकुलम कुछ भी नहीं है, ये एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगस को हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम। इनोकुलेशन, यहाँ पे यार स्पेलिंग मिस्टेक कितना, इनोकुलम होगा, इनोकुलम। ठीक है, तो इनोकुलम हम लोगों ने डाला इसमें। फिर क्या करेंगे, जो एरोबिक बैक्टीरिया है और फंगाई है, ये पानी में जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं उसको तोड़ के क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ से पानी हम लोग पास करवा देंगे एक सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, अब फिर से हमको जो नीचे जमा कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ देर छोड़ने के बाद सेटलिंग टैंक में पानी के कुछ पार्ट्स जो है नीचे जम जाएंगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह, और ऊपर क्या बच जाएगा, हमारा लिक्विड वाला पार्ट। तो यहाँ पे नीचे जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लज, और ऊपर वाला जो हमारा लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट, या फिर इसको एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे काम का क्या है, ये लिक्विड वाला पार्ट जो है, जो कि अब थोड़ा सा और साफ़ हो गया, इसको उठा लेंगे। अब इस सेकेंडरी एफ्लुएंट जो है, इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम टर्सरी ट्रीटमेंट करवाएंगे। ये जो पानी है इसका टर्सरी ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ये जो हमारा सेकेंडरी एफ्लुएंट है इसको क्या करेंगे, अब देखो ये पानी इतना तो साफ़ हो गया कि इसको अब पॉन्ड वगैरह में, रिवर वगैरह में इसको रिलीज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना तो साफ़ हो गया कि मतलब रिवर वगैरह में हम लोग इसको रिलीज कर देंगे, तो वहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रिवर में हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर हमको इसको पीना है, तो पीने के लिए भाई पीने लायक भी नहीं है अभी इतना कि मतलब पी लें, इतना भी साफ़ नहीं हुआ। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको और साफ़ करते हैं। तो टर्सरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यूवी लाइट से ट्रीट करेंगे, क्लोरीन से ट्रीट करेंगे, ब्लीचिंग या फिर आरओ वगैरह करके क्या करते हैं, उसको हम साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं, उसको हम पी सकते हैं, मतलब कहने का मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भाई साहब प्राइमरी स्लज था और सेकेंडरी स्लज था, जो कि नीचे जम गया था हमारा सेटलिंग टैंक में, उसको हम यूज़ कर लेते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। ये जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं इसको हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया। तीसरा पार्ट क्या था हमारा,
तीसरा पार्ट था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रोब्स का कैसे इस्तेमाल करके कैसे हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ कुछ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कुछ टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल इसमें क्या करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, 2 स्टेप्स में करते हैं। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे, पहले बड़े जालों से या फिर छोटे जालों से पानी को पास करेंगे, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को आगे भेज देंगे। उसमें क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और ऊपर क्या बच जाएगा, लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को क्या करेंगे, आगे हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, एरेसन टैंक्स वगैरह का यूज़ करके उसके बाद क्या करेंगे, जो एरेबिक बैक्टीरिया फंगाई की मदद से उसको जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट था उसको और साफ़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सेटलिंग टैंक में डाल देंगे पानी को आगे। और सेटलिंग टैंक में क्या होगा, एक तो हमारा जो नीचे कुछ पार्ट्स जम जाएंगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह, उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्लज। और ऊपर हमारा बच जाएगा लिक्विड पार्ट। ये जो ऊपर है हमारा लिक्विड पार्ट इकट्ठा हो जाएगा, नीचे इम्प्योरिटीज़ वगैरह इकट्ठी हो जाएंगे। तो ये जो लिक्विड पार्ट है इसको हम लोग उठा लेंगे, इसको सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये सेकेंडरी एफ्लुएंट जो है हमारा, ये इतना तो साफ़ हो गया है कि इसको हम रिवर में रिलीज कर देंगे। तो कितनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दूसरा, कैसे हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तीसरा, हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। फिर आता है हमारा एक टॉपिक बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बीओडी होता क्या है, और ये एक चीज़ और, ये वाटर के पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कैसे, तो बीओडी हमारा बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर के इम्प्योरिटीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए जो एरेबिक बैक्टीरिया हैं उनको कितना ऑक्सीजन की डिमांड है, कितनी ऑक्सीजन लग रही है उनको। ठीक है, वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है हमारा बीओडी। तो 1 लीटर वाटर में जितनी भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो एरेबिक बैक्टीरिया हैं वो कितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है हमारा बीओडी। अब देखो भाई, पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, मतलब इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। किसको, एरोबिक बैक्टीरिया को। तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है यानी कि पोल्यूशन ज़्यादा है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है यानी कि वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो बीओडी जो होता है वाटर पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि मतलब 1 लीटर पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं ऑर्गेनिक, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ एरोबिक बैक्टीरियाज। वो क्या करेगा, पोल्यूशन ऑफ वाटर को डायरेक्टली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर आती है भैया हमारी 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट विथ द एम कि भैया हमको यमुना रिवर को साफ़ करना है और गंगा रिवर को साफ़ करना है। तो ये क्या लाती है, यमुना रिवर एक्शन प्लान, उसको साफ़ करने के लिए। फिर गंगा रिवर एक्शन प्लान ये लेके आती है 1985 में। कौन लाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। फिर आते हैं भैया हम चैप्टर के चौथे पार्ट पे, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो कैसे हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, आइए देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट वगैरह ले लेंगे। ठीक है, जैसे क्रॉप वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट, फ्लावर्स एक्सेट्रा और रूमिनेंट डंग। इस पर क्या करेंगे, आर्काई बैक्टीरिया जिनको हम मिथेनोजेंस भी बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये लोग क्या करेंगे, इस पर फीड करेंगे वेस्ट वगैरह पे, और फीड करके क्या करेंगे, ये लोग बायोगैस रिलीज करेंगे। बायोगैस में जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2S। अब ये जो CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड है ये इन्फ्लेमेबल होते हैं, लेकिन जो हमारा मीथेन है ये फ्लेमेबल होता है, इसका हम यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भाई साहब कुछ सेटअप हमारा इस तरीके का होता है। हम लोग यहाँ से, यहाँ ऊपर से 1 मिनट दिखा रहा हूँ, यहाँ से लो हम क्या करेंगे, वेस्ट वगैरह यहाँ से डालेंगे। स्लज डाइजेस्टर यहाँ पे होगा, इसमें हमारे आर्काई बैक्टीरिया होंगे, हमारे मिथेनोजेंस होंगे। यहाँ पे लोग इसको डाइजेस्ट करेंगे वेस्ट वगैरह को। फिर डाइजेस्ट करके क्या होगा, यहाँ से गैस निकलेगा। फिर गैस को हम लोग यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। और जो बचा कुचा जो पार्ट है हमारा, जो डाइजेस्टेड पार्ट है, डाइजेस्टेड स्लज है हमारा, उसको ऐसा मैनर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा खाद यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर भाई साहब हमारी खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बनी थी। इसका एम क्या था, इसका एम था जो है कि सेल्फ रिलायंस हो और रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इसका एम था। इसकी 2 एम्स हैं, कौन कौन से, कि सेल्फ रिलायंस हो भाई साहब और रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना।
अब फिर आते हैं भाई हम चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ। चैप्टर का 5वां पार्ट माइक्रोसेस बायो कंट्रोल एजेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? माइक्रोसिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, दूसरा माइक्रोसिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तीसरा माइक्रोसिन सीवेज ट्रीटमेंट, चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? माइक्रोस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। फिर लास्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं माइक्रोसेस बायो कंट्रोल एजेंट। इसके बाद चैप्टर आपका ख़त्म। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि माइक्रोसेस बायो कंट्रोल एजेंट, कैसे हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट वगैरह को इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो माइक्रोसेस बायो कंट्रोल एजेंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम लोग पेस्ट वगैरह मारते हैं, कैसे हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह को मारते हैं, आइए देखते हैं। तो जो लेडी बर्ड है हमारा, लेडी बर्ड क्या करता है भैया? लेडी बर्ड हमारा एफिड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो लेडी बर्ड किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है? एफिड्स को। लेडी बर्ड किसको मारेगा? एफिड्स को। जो हमारा ड्रैगन फ्लाई है वो किसको मारेगा? मॉस्किटो को। तो याद रखिएगा, लेडी बर्ड में कौन कौन आते हैं हमारे? रेड और ब्लैक बिटल। तो लेडी बर्ड क्या करेंगे? एफिड्स को मारेंगे। और ड्रैगन फ्लाई क्या करता है? मॉस्किटो को मारता है। तो ये लोग क्या करेंगे? लेडी बर्ड क्या करेगा? एफिड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा। ड्रैगन फ्लाई क्या करेगा? मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा। फिर हम लोग देखते हैं ट्राइकोडर्मा, जो कि एक फ्री लिविंग फंगाई है, जो कि रूट इकोसिस्टम में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है हमको। ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस पे। ये क्या करता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। ये क्या करेगा? पहला नंबर तो ये पाउचेस और ड्राई डिस्पोज के फॉर्म में अवेलेबल होता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? वाटर में इसको मिक्स करके प्लांट्स वगैरह में स्प्रे कर देते हैं। तो जब प्लांट्स वगैरह पे ये इंसेक्ट वगैरह उस प्लांट्स को फीड करेगा, तो ये क्या करेगा? बैक्टीरिया चला जाएगा इंसेक्ट के गट में, वहाँ पे ये टॉक्सिन रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो लार्वा होता है वो मर जाता है इंसेक्ट का। और जो ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, ये कैटरपिलर को तो मारेगा, लेकिन जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको तो छोड़ देगा। बिकॉज ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको बनाया ही ऐसा गया है कि ये क्या करे? सिर्फ टारगेटेड इंसेक्ट को मार पाए। फिर आता है भैया हमारा बकुलो वायरस। ये भी क्या करता है? अटैक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल में कौन रखता है? हमारा बकुलो वायरस। ये बिलोंग करता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस से। तो बकैलो वायरस का जीनस क्या है? याद रखिएगा, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को मारता है। तो यहाँ पे बकैलो वायरस के लिए एक बात दी हुई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। बकैलो वायरस, तो बकैलो वायरस के लिए कौन सी बात दी गई है? बकैलो वायरस जो होता है हमारा, वो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को तो मारता ही, हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये सिर्फ टारगेटेड इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को मारेगा। ये प्लांट्स हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश हो गए, एंड इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स को ये क्या करेगा? कोई निगेटिव इंपैक्ट इन पर नहीं दिखाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा इनको। तो नुकसान किसको पहुँचाएगा? सिर्फ इंसेक्ट्स को, आर्थ्रोपोड्स को, वो भी टारगेटेड वाले। जो नॉन टारगेटेड हैं उनको नहीं पहुँचाएगा नुकसान। प्लांट्स को नहीं पहुँचाएगा, मैमल्स को नहीं पहुँचाएगा, बर्ड्स को नहीं पहुँचाएगा, फिश को नहीं पहुँचाएगा, बिकॉज ऑफ दी मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बहुत ही प्यारी बात यहाँ पे दी गई है। और एक चीज़, these viruses are accident candidate for specific narrow spectrum and insecticidal application। तो यहाँ पे इसका जो स्पेक्ट्रम है कैसा नैरो है, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। कुछ स्पीसीज को मारेगा, कुछ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स को मारेगा, आर्थ्रोपोड्स को मारेगा, लेकिन जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। यहाँ पे क्या किया देवर पढ़ लेते हैं एक बार। The organic farmer work to create a system where the insects, these are sometimes called pests, are not eradicated, but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. The use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. तो ऑर्गेनिक फार्मर इस तरीके का सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं जहाँ पे पेस्ट को कम्प्लीटली इरेडिकेट ना किया जाए, उनको मैनेजेबल लेवल्स पे रखा जाए, बाय अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बायो कंट्रोल मेजर्स का यूज़ किया जाए, ना कि हार्मफुल केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया जाए। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और चैप्टर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोगों ने सारी चीज़ें एक एक करके कवर कर लिया। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।